नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं शवंगल साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार है और मेरे पुराने बॉस भी। और आज हम लोग बात करेंगे आरएसएस, उस देश के संविधान, मोहन भागवत और प्रियांक खड़गे के सवालों के बारे में, जिसको लेकर विवाद बना हुआ है और कई तरह की कई तरह के नज़रियों के बीच में उसको देखा जा रहा है। एक तो ये कि अगर आप इस देश के अगर नागरिक हैं, तो शायद आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 11, 12, 13 अलग-अलग कागज़ शायद दिखाने पड़ेंगे और कोई भी एक कागज़ कम रहेगा तो उसको लेकर सवाल खड़े हो जाएँगे। चाहे वो पासपोर्ट है, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो वोटर आईडी है। और आपको हो सकता है कि इस देश में वोट देने ना दिया जाए, आपको जो बाकी एंटाइटलमेंट आपके होते हैं वो आपको ना मिल पाएँ, आपके अधिकार आपको ना दिए जाएँ इनके कारण में। पर एक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसको लेकर शायद उनको ऐसा लगता है कि वो बिना किसी कागज़ के इस देश में रहते हैं और क्योंकि वो अ, और उनको ये इस बात की आज़ादी है। तो जो चीज़ नागरिक के लिए लागू होती है, वो संगठन के लिए लागू नहीं होती दिखलाई पड़ती। प्रियांक खड़गे जो लगातार इस बारे में सवाल करते रहे हैं, उसको लेकर भी कोर्ट ने भी उनको अब ये कहा गया है कि आप ऐसा नहीं कह सकते उनके बीच में। हालाँकि उनके दलित होने पर भी सवाल इस बीच किया गया है। तो श्रवण जी, इसका मतलब क्या निकाला जाएगा कि 100 साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस देश में हुए हैं, वो कह रहे हैं कि क्योंकि कोई कागज़ नहीं है, वो बिना किसी पहचान के इस देश में शाखा लगा सकते हैं, वो राजनीतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, वो सांप्रदायिक हिंसा और नफ़रत फैला सकते हैं, वो अ, बाकी चीज़ें कर सकते हैं, पर ये कि कोई किसी के लिए वो उनकी कंप्लायंस जैसी कोई चीज़ उनमें नहीं रही। श्रवण जी। देखिए, हम एक टोटलिटी में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बात करते हैं। संघ को 100 साल हो गए और पहली बार संघ एक साथ इतने संकटों में फंसा हुआ है। जी। तो तब बहुत सारे संकट हैं। आपने जैसे कहा कि आम नागरिक से तो इतने कागज़ पूछे जाते हैं, संघ से क्यों नहीं? ये एक संकट है, पर टोटलिटी में बहुत सारे संकट हैं। जैसे कभी पूछा ही नहीं कि कागज़ कहाँ है, तो 100 साल गुज़ार दिए। तब कोई पूछे कि आपने 15 अगस्त या 16 अगस्त 1947 को क्यों नहीं पूछा? या अ, 1952 के चुनाव के बाद जब पहली सरकार बनी, निर्वाचित सरकार। निर्वाचित सरकार, तब आपने क्यों नहीं कागज़ के बारे में पूछा? अगर तब पूछते तो हम तभी आपको बता देते कि क्यों नहीं। आपने सालों-साल हमने झंडा नहीं लगाया अपने यहाँ, तो आपने पूछा नहीं। राष्ट्र का गान नहीं किया, तो आपने पूछा नहीं। आपने नहीं पूछा, हमने नहीं किया। अब आप पूछ रहे हैं तो हम रिटेलिएट कर रहे हैं। एक तो एक ये इसका एक जो फिलोसॉफिकल जवाब हो सकता है कि आपने पूछा ही नहीं कि हम कहाँ गए थे, तो हम क्यों बताएँ कि कहाँ गए थे? 100 साल में हो गए, एक ऑर्गनाइज़ेशन अपने 100 शताब्दी वर्ष को ठीक से मना नहीं पा रहा है। अब ज़रा इस तरह से सोचिए, बिल्कुल। आप आज़ादी के 50 साल मनाते हैं, आज़ादी के 75 साल मनाते हैं, आज़ादी के 100 साल की तैयारी कर रहे हैं। संघ के 100 साल हो गए, संघ का प्रचारक और देश का प्रधानमंत्री गुरु भाई हैं। एक ही एज के हैं, जी। 6 महीने का उम्र का फ़र्क है शायद। दोनों जो हैं वैसे मार्गदर्शक मंडल में पहुँचने लायक हो चुके हैं, रिटायरमेंट उन्हीं की परिभाषा के हिसाब से। एक ही एज है। कुछ ऐसा रहा कि एक का सिलेक्शन टीम में हो गया, दूसरा बाहर बाउंड्री पे बैठा हुआ। ये एक होता है ना क्रिकेट
की प्रैक्टिस विनोद कांबले और सचिन तेंदुलकर टाइप्स, कि दोनों के गुरु अचरेकर थे, पर एक कहाँ और दूसरा कहाँ। एक तो मैंने कहा कि संघ के संकट के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो सारे सवाल संघ के संकट से जुड़े जो आप में जितने खड़े, जी। कि शताब्दी वर्ष है, हम मना ही नहीं पा रहे। क्यों? प्रधानमंत्री चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सकता है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं चाहते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये जो आपने भी खड़ा किया कि प्रियंक खड़के नाम के एक मंत्री कर्नाटक सरकार में कांग्रेस की हुकूमत में, उनसे पूछ रहे हैं कि भैया आप रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो? आपका आपकी अकाउंट जो चार अकाउंट आपका अकाउंट कहाँ है? मतलब जो वेरीफाइड अकाउंट्स कहाँ हैं आपके? जो चंदा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये इमारतें कैसे बन गई, आपकी गतिविधियां कैसे चल रही? कांग्रेस की हुकूमत सिद्धारमैया ने 2.5 साल निकाल दिए, तब नहीं हुआ। अब डीके शिव कुमार आए तो हो गए। तो वो कोई पूछ नहीं रहा है कि भैया आपने हमको इतने साल में कर्नाटक में आप की सरकार रही, आपने कभी पूछा ही नहीं। तीसरा मुद्दा ये है कि राम जन्मभूमि में हुए घोटाले को लेकर सबसे बड़ा आरोप, आरोपों के घेरे में संघ है। भी संघ क्यों है? बीजेपी क्यों नहीं है? कोई नहीं पूछ रहा है। 7 जून को घोटाला प्रकाश में आया। हालांकि वो 4 जून को ही आ चुका था, 4 और 5 जून को आ चुका, पर हम मान लें कि 7 जून को आया। 7 जून को घोटाला आता है, उसके 18 दिन बाद एफआईआर होती, 8 लोगों के खिलाफ, 9 लोगों के खिलाफ 8 की गिरफ्तारियां होती। उसमें भी कोषाध्यक्ष का कुछ नहीं बिगड़ता, महासचिव चंपत राय का नाम नहीं है, अनिल मिश्रा का नाम नहीं। चलिए, 3 जुलाई को, आज के दिन, 1 महीने बाद, मतलब घोटाले के 1 महीने बाद, घोटाला प्रकाश में आने के लगभग 1 महीने बाद, दत्तात्रेय होसबोल्ट, जनरल सेक्रेटरी, एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करते हैं और कहते हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये आज की खबर है, अभी की। जी। वो ये कहते हैं कि ये एंटी हिंदू और एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेसी। अब देखिएगा, वो उनको वो कहते हैं कि एक जो आरएसएस है उसको बहुत जबरदस्त दुख हुआ है और नाराजगी है इतने बड़े घोटाले को लेकर, और हिंदू समाज को इस समय धैर्य से काम लेना चाहिए, और वो जो कोशिशें हैं राष्ट्र विरोधियों की, हिंदू विरोधियों की, उसको नाकाम करना चाहिए। और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है, या राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तारीफ की है उत्तर प्रदेश सरकार की, कि उन्होंने एसआईटी का गठन किया। अब वो ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी पाए जाएं उनको स्ट्रिंजेंट, कड़ा से कड़ा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि ये सही भी है कि हिंदू समाज
को इस घोटाले से दुख पहुंचा है, और हिंदू समाज की अपेक्षा थी कि जो ट्रस्ट है वो करेक्टिव मेजर्स, उनको ठीक, गलतियों को ठीक करने के उपाय करेगा, पर नहीं किए। आप सोचिए कि 1 महीने बाद संकू ने रिटेलिएट किया, जो कि करना चाहिए था। अगर पहले करते तो ज़्यादा अच्छा था, पर नहीं। हमने जैसी बात कही, और जो बार-बार मैं भी कह रहा हूँ, कि ये पूरा मामला जो है, संघ और बीजेपी के बीच जो अंदरूनी लड़ाई है सुप्रीमेसी की, उसका भी एक मैनिफेस्टेशन। और इसीलिए आप देख रहे हैं ना कि प्रियंक खड़गे जो बात उठा रहे हैं, अगर आप मूल में जाएं तो संविधान को बदलना दोनों का उद्देश्य है, बीजेपी का भी है और संघ का भी। ये हटाओ भैया, सेकुलर और समाजवाद क्या लगा रखा है, दोनों का उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र, ये भी। पर दोनों की अप्रोच अलग है। अप्रोच मतलब ये है कि भैया आप अपना काम बंद करो। मैं इसमें जो निकालना चाहता हूँ बातचीत आपके दर्शकों के लिए, कि 2-3 चीज़ें जो मैंने चुनौतियाँ आपके सामने रखी, कि संघ बहुत बड़ी क्राइसिस में है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बाउंस बैक करें, तो 1 महीने बाद उन्होंने आज किया। आपको, आपके दर्शकों के लिए, कि संघ की के प्रांत प्रचारकों की बहुत बड़ी बैठक 10 से 12 जुलाई तक कर्नाटक के बेलगावी में हो रही है, और मोहन भागवत तो 6 जुलाई को ही पहुंच जाएंगे, और ये जो दत्तात्रेय होसबोल हैं, ये हो सकता है पहुंच गए हों। इसमें देश भर के जो प्रांत प्रचारक हैं और संघ से जुड़े जो 32 ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज हैं और बीजेपी के जो मंत्री हैं, वो भी इसमें आएंगे। मतलब एक बड़ा डिसाइसिव एजेंडा इस आरएसएस की बैठक का है। अब आरएसएस की बैठक को इस नजरिए से देखना चाहिए, वो इस नजरिए से देखना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है कि इतना बड़ा घोटाला हो जाए, और एक ऐसा ट्रस्ट जो प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री द्वारा या दिल्ली के द्वारा गठित किया गया था, उसमें इतना बड़ा घोटाला हो जाए, वो सारी उंगलियां संघ की तरफ में, बीजेपी की तरफ कुछ भी नहीं। तो वो जिस कॉन्स्पिरेसी की तरफ बोल इशारा कर रहे हैं, एंटी हिंदू और एंटी नेशनल बता रहे हैं ना, तो क्या वो उसको एक्चुअली या वास्तव में एंटी संघ बताना चाहते हैं? जी। कर्नाटक सरकार का एक मंत्री हिम्मत दिखा रहा है कि ये हिसाब दिखाओ, को बीजेपी चुप है। बीजेपी कहाँ खड़ी है? बीजेपी कहे ना कि नहीं बताएंगे आपको जो करना हो। बीजेपी क्या है कि हमने अनुमति दी है कि नहीं बताओ। हमने अपनी पिछली बातचीत में, अगर आपको याद हो, तो ये कहा था, 2024 का एक उल्लेख किया था कि उसमें चुनाव के बीच में कैसे नड्डा जी ने कहा था कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, संघ अपना काम करे, हम अपने पैरों पर खड़े हों। अब इसका मतलब ये है कि ये जो एपिसोड
जिसको मंदिर का एपिसोड हम मान रहे हैं या खड़के का एपिसोड जो मान रहे हैं, उसमें बीजेपी का ये एटीट्यूड हो सकता है, यानी ये क्लाइमेक्स मान सकते हैं हम आरएसएस के लिए वार्निंग कि भैया आप पॉलिटिकली अपने हाथ वापस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आप हाथ वापस खींच लीजिए। यानी बीजेपी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है तो संघ भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ये मतलब था इसका। मैं एक सवाल जैसे आपसे पूछूं या आपके दर्शकों से पूछूं कि कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु, ये 4 राज्यों में अगर संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाए, वो कहे कि भई आप जब तक रजिस्टर्ड नहीं होते तब तक हम आपको काम नहीं करना, या अकाउंट आप शो नहीं करते, बैलेंस शीट नहीं बताते, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंट, तो आप ये बताइए कि क्या दक्षिण भारत में कोई आंदोलन खड़ा हो जाएगा? या बीजेपी के अलाइज जो हैं, या तेलुगु देशम मान लो या जेडीयू, वो जी। खड़े हो जाएंगे संघ के पक्ष में? क्यों? ये लोग, इन लोगों का जो संबंध है वो बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदारी का है, वो संघ के साथ नहीं है, जी। संघ के प्रति वफादारी से नहीं। मैं आपसे बातचीत के लिए कुछ आंकड़े ढूंढ रहा था, गूगल कर रहा था। संघ की जो सदस्यों की संख्या है वो 40 से 60 लाख बताई जाती है, अनुमान, क्योंकि कोई रिकॉर्ड तो रखते नहीं। और संघ परिवार की जो एक्टिविटीज हैं उसके साथ कोई 2.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा बताया जाता है, अगर आप ढूंढें। अब आप सवाल पूछ सकते हैं नहीं कि देश, जिस देश में 150 करोड़ के देश में 80% से ज्यादा हिंदू हैं, 80-90 करोड़ लोग हिंदू हों, वहां पे आपको कैसा लगता है ये सिर्फ 40 से 60 लाख ही मेंबर हैं संघ के? क्या करें, मतलब सब हिंदू क्यों नहीं मेंबर, या सब हिंदू खड़े क्यों नहीं हो रहे संघ के पक्ष में? या कर्नाटक में इतनी बड़ी आबादी है हिंदुओं की, 80% से ऊपर है, वो क्यों नहीं खड़ा? अब इसकी विपरीत आई, ये संघ की मैंने आपको सदस्य संख्या बताई 2013 में भी ऐसी थी और आज भी उतनी ही, गूगल करेंगे आप तो। अब आप बीजेपी की सदस्य संख्या देखिए, 2013 में 3 करोड़ थी, कितनी, 3 करोड़। जी। मतलब 2013 का मैं फिगर इसलिए ले रहा हूँ कि 2014 में नॉन बायोलॉजिकल जो हमारे लीडर है उनका होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री बन गए थे। जी। हाँ, आपको आश्चर्य होना चाहिए, देश को भी होना चाहिए कि 2013 में अगर जिस पार्टी के सिर्फ 3 करोड़ सदस्य थे, आज उसके 14 से 18 करोड़ कैसे हो गए? मतलब 14 से 26 के बीच में, 2014 से 26 के बीच में जी। 12 से 15 करोड़ बढ़ गए। ये मेंबर कौन है? ये क्या खौफ वाले मेंबर हैं कि रियल मेंबर हैं कि डरे हुए हैं कि भैया जैसे ही ये आप जाके अपन गाँव के हैं, खंड के हैं, भेद के हैं, दाँव के हैं, किसके हैं? कौन से कैटेगरी? जी। जैसे ही जाएंगे ये फिर निर्दलीय हो जाएंगे। दूसरा एक और सवाल, कि 50 करोड़ क्यों नहीं है मेंबर्स? आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है
हिंदू हिंदू हैं यहाँ, तो 50 करोड़ क्यों नहीं? कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 1.5 से 2 करोड़ थी 2013 में, जी। प्राइमरी मेंबर रजिस्टर्ड। आज उनकी संख्या 2.6 करोड़ है, और ये डिजिटली रजिस्टर्ड है, ये मेंबर्स। बिलीवेबल होंगे, मतलब वो कोई एग्जैगरेशन तो है नहीं एनी रेट ऑफ ग्रोथ दिखा रहा है बेसिकली। कि 2 करोड़ से 2.6, 1.5 से 2 थे, अब 2.6 करोड़। मैं इसको जो कह रहा हूँ अपनी बात को, जो आप पूरा जो विषय है, ये जो मैंने शुरू में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि ये बीजेपी और संघ के बीच में संघर्ष का है, सुप्रीमेसी का। राम मंदिर और ये कार्रवाई भी, और रिटेलिएशन भी संघ का। मैं उसका कारण समझना चाहता हूँ। वो ये है कि 2014 तक बीजेपी एक खुली हुई पार्टी थी, ओपन पार्टी। आरएसएस तब भी बंद थी, आज भी बंद है। आरएसएस ने अपने कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं। अब क्या हो गया कि बीजेपी भी बंद हो गई है। मतलब क्या? आरएसएस का पूर्व प्रचारक बीजेपी सरकार का प्रमुख हो गया, तो अब 2 आरएसएस हो गए। मतलब सरकार भी आरएसएस हो गई, और एक आरएसएस संगठन भी आरएसएस हो एक आरएसएस सरकार में, एक आरएसएस सरकार से बाहर। बाहर। अब ये जो 2 आरएसएस मैंने कहा, तो एक सत्ता की बंद बीजेपी के रूप में, दूसरी पितृ संस्था के संगठन के रूप में आरएसएस। दोनों के बीच में सुप्रीमेसी का संघर्ष है। आप आरएसएस के बारे में कुछ ढूंढ नहीं सकते, आज की स्थिति में आप बीजेपी के बारे में कुछ ढूंढ नहीं सकते। हम मंत्रालयों में आप जा नहीं सकते, पत्रकारों का, मीडिया का प्रवेश बंद है, मंत्रियों से बात नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेट से बात नहीं। एक मित्र ने लिखा मुझे दिल्ली से कि मंडी हाउस में दूरदर्शन के रिसेप्शन पर वो जो अधिकारी होते हैं, शायद होम मिनिस्ट्री के होते होंगे, वो स्वागत करते हैं, फिर पूछते हैं कहाँ जाना है और क्यों जाना है। और फिर उसके ठीक सामने रविंद्र भवन में सुबह 9 बजे से कर्मचारियों को बायोमेट्रिक शुरू हो जाता है, और तीसरी बार आप जाएं लेट, तो आपकी एक दिन की सीएल कट जाती है। 5 बजे बत्तियां गुल हो जाती है। जहाँ बत्तियां गुल होती है उसमें साहित्य अकेडमी भी शामिल है, और चपरासी हर कमरे में जाकर देखता है कि कोई बैठा हुआ तो नहीं है। ये जो चल रहा है, ये आपको बताता है कि हम, आपके सवाल के बारे कि खड़के, भागवत, राम मंदिर, संविधान, और ये अभी कहाँ खत्म होगा हमको पता नहीं, क्योंकि इसकी तह में, इसके तह खाने में कुछ चीजें अलग हैं जो ऊपर नहीं है। जी। प्रियंक खड़के ने जब उनको चैलेंज किया, उनने कहा हम बेलगावी में ही आके अपनी मीटिंग कर रहे हैं, आपसे करना हो तो कर ली, हम कहीं बाहर नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश नहीं कर रहे हैं, गुजरात नहीं कर रहे हैं। खोस बोले ने रिटेलिएट किया आज कि आप सजा दीजिए जो भी दोषी पाए गए। इसका मतलब ये कि एक
political confrontation within the BJP and RSS हमको दिख रहा है कि ये आगे क्या रूप लेगा। और ये जो बैठक मैंने बताया आपको हो रही है बेलगावी में, ये हमको इसकी डिटेल्स कभी पता नहीं चलेंगी क्योंकि ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या बात करते हैं कभी बाहर आता नहीं, सिवाय इसके कि वो पब्लिकली जो कहें वही होता है। तो हमको एक कंफ्यूजन में रखा जा रहा है देश को। अब इसको आप डिस्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, भटकाओ जिसको कह सकते हैं। जैसे उन्होंने बोले ने इसको पूरे मामले को एंटी हिंदू और एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेसी भी बता दिया है। अब एंटी हिंदू और एंटी नेशनल कॉन्स्पिरेसी कौन कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। वो अगर सिर्फ इतना यहाँ तक रुक जाते। आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं कह रहा था कि अभी अभी तो पाकिस्तान से बात करने की वकालत कर रहे थे, फिर वो एंटी और एंटी नेशनल कह अगर वो तो बोले साहब कभी मतलब स्विंग स्विंग जो है दिख रहा है कि अ- अगर वो यही तक रुक जाते कि ये आरएसएस को बहुत, संगठन को बहुत दुख हुआ है, वो नाराजगी है, वो यही तक रुक जाते कि इसकी जांच होनी चाहिए, वो यही रुक जाते कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसको सजा मिलनी चाहिए, वो यहीं तक रुक जाते कि जो ट्रस्ट है उसको करेक्टिव मेजर्स लेना थे, वो नहीं लिए। वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने इसमें अपना एक एजेंडा डाल दिया और वो ये डाल दिया कि एंटी हिंदू कॉन्स्पिरेसी भी है। अब एंटी हिंदू कॉन्स्पिरेसी कौन करेगा? वो ट्रस्ट के जिस ट्रस्ट में सारे हिंदू हों, घोटाले का मामला हो, 200 करोड़ हो, 2000 करोड़ हो, शिलाएं हो, रत्न हो, सोने चांदी की हो, वहाँ कौन करेगा घोटाला, कौन करेगा? ये डिस्परेशन बता रहा। ये बड़ा आरएसएस के सामने बहुत बड़ा संकट है। और आरएसएस अपने संकट को देश का संकट बनाना चाहता है, हिंदू समाज का संकट बनाना चाहता है। ये है वो जो इसमें मैंने कहा ना, ये एंटी नेशनल एंटी हिंदू एलिमेंट उन्होंने डाला है। तो ये राम जन्मभूमि के घोटाले को भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेने की कोशिश है। तो इसमें अगर वो सिर्फ वहां रुक जाते जहां मैंने कहा कि वो इतना तक कह देते, तो सिंपैथी उनको मिलती तमाम लोगों की। अरे कि एक विक्टिम कार्ड, ये तो है ना कि ये तो कह रहे हैं कि हाँ सजा दो हमको अगर हम गिरती है, जांच करो, एसआईटी की तारीफ कर रहे हैं। पर ये इसको एंटी हिंदू और एंटी नेशनल बता रहे हैं, तो उसमें सिंपैथी का एलिमेंट कमजोर हो रहा है। इनके साथ फिर बहुत कम लोग खड़े होंगे। जबकि ये अपनी ये कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, इतना कह देते कि एक कॉन्स्पिरेसी है, तो फिर लोग सोचते कि ये कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा है, तो फिर वो उंगलियां बहुत जगह पहुंच जाती। पर वो कहने की हिम्मत नहीं है संघ में कि वो कहे कि ये हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, तो लोग सोचते कि यार ये बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है क्या, तो विपक्षी दलों की तो हो नहीं सकती। ये जो ये जो पूरा इन्होंने किया है, ये जो मैंने शुरू में शब्द था डिस्परेशन, निराशा का, तो उसमें अ, आप अ, की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और देश आपके साथ, जैसा मैंने कहा, इतना बड़ा देश है, आपके साथ लोग ही नहीं। तो 100 साल बाद आप जहाँ खड़े हैं, तो फिर आपकी क्या करना चाहिए? अगर आप इतने निराश हो गए हैं, तो फिर आपके संघ को भंग कर देना चाहिए, खत्म कर देना। पर वो करेंगे नहीं। आप प्रतीक्षा करेंगे कि ये जो
हुकूमत है बीजेपी की कब ख़त्म हो तो हमारा रिवाइवल फिर संघ का वो रिवाइवल, तब वो संभावनाओं तो अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आती है कि ये इस तरह की हो जाए। जी। हमारी बातचीत का निचोड़ सिर्फ ये है कि जो वर्तमान में चल रहा है उसको हमने बिना किसी कंक्लूजन के पेश किया है, और कंक्लूजन हम चाहते हैं कि आपके जो दर्शक हैं हरकारा के वो ड्रॉ करें कि जो चल रहा है उसमें आम नागरिक को कहाँ खड़े होकर देखना चाहिए, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। जी। जी। जितना मेरे ख्याल से अनैतिक वहाँ का जो चंदा और चढ़ावा चोरी का था, उतना ही अनैतिक इस बात को न स्वीकारना है कि इसमें ये ज़िम्मेदारी हमारी है और गलती हुई है उसको हम ठीक करेंगे। इसलिए बस सबसे दिल पे हाथ रख के जो बात कहनी चाहिए, कम से कम भगवान राम के नाम पे अगर कर रहे हैं तो ये तो करना ही चाहिए था। हाँ, पर चाहे तो वो कहना चाहिए कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की, जिसमें आरएसएस भी शामिल है, कि हम लोगों से चूक हुई है। जी। और हमने ख़ास तौर पर जिम्मेदार इसलिए कि उसके जो मुख्य कर्ता उस मंदिर के मुख्य कर्ता क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ख़ास तौर पर ये बात और भी अधिक गंभीर हो जाती है। तो इसलिए और उसमें एक आप सोचिए कि ये 2 साल में हो गया पूरा करिश्मा। बिल्कुल, 24 में मंदिर बना, 26 में ये हो गया, 2019 में फैसला आया, और फिर बीच में हमने जैसे पिछली चर्चाओं में कहा ज़मीनें बनाने में कमीशन, तमाम चीज़ें। तो आप सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि उसमें इतना पैसा है। नहीं वो भी है, नहीं उसका भी वो एक अलग रिसर्च कर रहा हूँ, फिर हम दोबारा मैं आपसे ही बात करूँगा इस बारे में क्योंकि जब वो भी एक दिलचस्प खुलासे की तरह सामने आया है मेरे। पर ज़ाहिर तौर पे ये सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है, राजनीतिक प्रोजेक्ट रहा है जिसके कारण ये अपने अस्तित्व में यहाँ तक पहुँचे हैं। वो भी ठीक से अगर आप सँभाल नहीं पा रहे, तो आप देश को और बाकी चीज़ सँभालोगे, ये एक दूसरा सवाल लोगों के ज़हन में उठ रहा है कि नहीं, मैं आपके दर्शकों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि बीजेपी के हाथ से अगर राम मंदिर भी चला जाएगा और पाकिस्तान से दोस्ती भी हो जाएगी, तो फिर चुनाव का मुद्दा किसको बनाएँगे? जब मुस्लिम भी नहीं रहेगा, पाकिस्तान भी नहीं रहेगा और हिंदुत्व राम मंदिर भी नहीं रहेगा, तो फिर चुनाव जीतेंगे कैसे? जी। ये अगर बहुत बड़ा चुनाव सवाल होंगे और चुनाव लड़े जाएँगे चुनावी कायदों के हिसाब से जैसे कि हम जाना करते थे, तो उसमें भी उसमें भी अब नए जो आग्रह की विषय वस्तु है, जैसे बीमा की बाद में लिखा रहता है बारीक अक्षरों में, वो भी अब एक नया मामला है, चाहे हम अदालत के बारे में बात करें या चुनाव के बारे में। बहुत-बहुत शुक्रिया शमन जी इस बातचीत के लिए, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी बातचीत है ये इस समय के हालात को देखते हुए इस समय और ये जो 11 10 से 12 के बीच में बेनकाबी में जो बैठक हो रही है, इसके बाद भी शायद हम देख पाएँगे कि इसकी कुछ चीज़ें निकल कर जो आती हैं, उसका अर्थात क्या है और वो हम समझेंगे शमन जी के साथ, उसको पैराफ्रेज़ सबसे अच्छा करते हैं। और देखने समझने में हमारी मदद मिलती है। और दर्शकों आपको भी शायद आपकी भी बातचीत में आपके विमर्श को थोड़ा-सा आगे बढ़ाने में मदद करती होंगी ये बातचीत, ऐसा हमें यकीन है। और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसको कहीं हम क्या लोगों के साथ साझा करिए। इसमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ सहयोग करिए। शमन जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों आपका थैंक भी थैंक यू, नमस्कार, थैंक अपना थैंक ख्याल रखिए। थैंक जी। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं। आप दरअसल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़-मरोड़ कर पेश की हुई और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएँ कि सच कहाँ है, जो ज़रूरी है और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं? और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। हरकारा जैसे कि हमारी टैगलाइन है, शोर कम और रोशनी ज़्यादा। और इसलिए हाँ, वहाँ पर आप लगातार पाएँगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं, जो जन पक्षधर सवाल हैं, वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है। और उसके लिए आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं। हिंदी में जो मीडिया इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, पर हिंदी में जो पत्रकारिता है वो छोटी होती जा रही है। हरकारा की कोशिश उसे बचा के रखने की है और उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। हम यहाँ लगातार वो चर्चाएँ, वो बातचीत, वो खबरें, वो एक्सप्लेनर्स
आप तक लाते हैं वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए और टेक्स्ट के ज़रिए, जो इस विमर्श को आगे बढ़ाने में मदद करती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की दुनिया और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।